आज 8 जुलाई की तारीख है, वो दिन जब नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नीट में हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट उन तमाम याचिकाओं को सुनेगा। अगले आधे घंटे तक हम नीट मामले से जुड़े हुए हर पहलू पर बात करेंगे। बात होगी उन विषयों की जिसको लेकर के तमाम एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हर पहलू को रखेंगी, अदालत को बताएंगी कि दरअसल इन्वेस्टिगेशन के दरमियान क्या कुछ तथ्य सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर एनटीए, केंद्र सरकार और स्टूडेंट्स का रुख आखिर क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको नीट मामले से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी और अहम जानकारी बता देते हैं। तो आज खबर क्या है ये आपको समझाते हैं। नीट पेपर लीक केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में दरअसल 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मामले में केंद्र सरकार की तरफ से भी हलफनामा दायर किया गया। अपने हलफनामे में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि आखिर क्यों इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा क्या है। तो देखिए, एनटीए का बयान यह है कि यह कहना गलत है कि ज्यादा नंबर लाने वाले सारे स्टूडेंट्स कुछ विशेष केंद्रों से ही हैं। जो छात्र परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। ऐसे छात्रों के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। पेपर लीक से पूरी परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है। अगर पूरी परीक्षा को ही कैंसिल किया जाता है तो इससे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को नुकसान हो सकता है। तो क्या कुछ खास आज कोर्ट में रहेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। मामले में 38 याचिकाओं पर आज सुनवाई होने जा रही है। केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। हालांकि इससे भी पूर्व में चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर काउंसलिंग शुरू होनी थी उस पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की निगाहें भी आज होने वाली इस सुनवाई पर हैं और ऐसे में काउंसलिंग को लेकर के जो एक औपचारिक तारीख का पहले ऐलान किया गया था उस पर शेड्यूल साझा नहीं किया गया। तो नीट 2024 परीक्षा में आज दरअसल इससे जुड़ी हुई खबर क्या है यह हम आपको बता रहे हैं। आज यह तय हो सकता है कि क्या दोबारा से एग्जाम कराए जाए। आज ये भी तय हो सकता है कि क्या एग्जाम कराए जाने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए ने इसके बाद जो एहतियाती कदम उठाए उसके बाद जो छात्र लग रहा था कि किसी खास सेंटर पर बेनिफिशियरीज थे जिन्हें किसी तरीके से धांधली करके मदद पहुंचाई गई थी, उनके नतीजों को होल्ड कर लिया गया है, उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में बाकी जो मेहनतकश छात्र थे उनके साथ नहीं खिलवाड़ होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ कहीं पर कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मामले में केंद्र सरकार की तरफ से भी हलफनामा दायर किया गया। अपने हलफनामे में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि आखिर क्यों इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता देते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ कहा। तो दरअसल एनटीए का बयान कि यह कहना गलत है कि ज्यादा नंबर लाने वाले सारे स्टूडेंट्स कुछ विशेष केंद्रों से ही थे। अब री एग्जाम को लेकर के सरकार की जो प्रतिक्रिया वो ये कि कथित गड़बड़ी सिर्फ पटना और गोधरा के केंद्रों पर हुई। व्यक्तिगत उदाहरणों पर परीक्षा नहीं होनी चाहिए रद्द। अनुचित साधनों से पूरी परीक्षा खराब नहीं होनी चाहिए और न हुई है। परीक्षा रद्द होना छात्रों के करियर के लिए हानिकारक हो सकता है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है। शिक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई को अपना हलफनामा कोर्ट में दायर कर दिया था। हलफनामे में परीक्षा रद्द किए जाने का विरोध किया गया और यह भी कहा गया, दलील यह दी गई कि जो गड़बड़ियों की बात कही जा रही है वो पटना और गोधरा में है। ऐसे में व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर बाकी तमाम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। परीक्षा रद्द होना छात्रों के करियर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और उस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो फैक्ट सामने आते जाएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। 5 जुलाई को
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। तो देखिए, ये अब तक जो शिक्षा मंत्रालय और एनटीए का स्टैंड था, ये हमने आपको बताया, लेकिन री एग्जाम कराए जाने को लेकर के कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, छात्र आंदोलनरत हुए। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि झड़पें हो रही हैं। छात्र दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंच गए, जहां धरने पर बैठ गए और बार बार एक ही मांग कि एग्जाम दोबारा कराया जाना चाहिए। लेकिन अब सरकार कोर्ट में ये जानकारी साझा कर रही है कि जो धांधली हुई है वो पूरे देश में नहीं हुई है। जहां जहां नीट के एग्जाम हुए, हर एक सेंटर पर धांधली नहीं हुई है जनाब। और जिन मेहनतकश छात्रों ने अपने मेहनत के जरिए अच्छा नतीजा हासिल किया है, उनके साथ ये नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम दोबारा से एग्जाम के प्रोसेस में जाते हैं तो। ऐसे में क्योंकि पूरे देश में और कंप्लीटली सारा एग्जाम प्रभावित नहीं हुआ था, धांधली हर जगह नहीं हुई है, ऐसे में दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराए जाने को लेकर के अगर प्रक्रिया होती है तो मेहनतकश छात्र जो बाकायदा रैंकिंग में सामने आए थे वो प्रभावित होंगे, उनके साथ जो है गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। कुछ विशेष केंद्र ऐसे हैं जहां पर धांधली के जरिए छात्रों को जो नतीजे हैं वो अफेक्टेड दिखाई दिए गए और ऐसे छात्रों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। पेपर लीक से पहले पूरी परीक्षा जो थी पेपर लीक के चलते वो प्रभावित नहीं हुई है। अगर पूरी परीक्षा को ही कैंसिल किया जाता है तो इससे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को नुकसान पहुंचेगा। ये एनटीए की भी दलील है और जो सरकार है, शिक्षा मंत्रालय है, उसने भी कोर्ट में कुछ इसी तरीके से अपना स्टैंड रखा है। तो कुल मिलाकर के देखिए, यहां पर एक चीज समझ में आती है कि ना तो एनटीए चाहता है कि एग्जाम दोबारा से हो, ना ही सरकार इसके पक्ष में है। अब इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को नीट मामले पर जमकर घेरने का काम किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वो पोस्ट करके लिखते हैं कि बीजेपी पर शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा उनके द्वारा दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। खड़गे ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। वो लिखते हैं कि मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं और चीटिंग हुई, ये गुमराह करने वाली बात है। बीजेपी आरएसएस ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। एनसीईआरटी की किताबें हो या परीक्षा में लीकेज, मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है। हमारी मांग हम फिर दोहराते हैं कि नीट यूजी के परीक्षाएं दोबारा से कराई जाएं, ट्रांसपेरेंट तरह से ऑनलाइन पैटर्न पर कराई जाएं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सभी पेपर लीक घोटाले की गहन जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार अपनी कारगुजारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। तो मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए एक्स के जरिए सरकार पर हमलावर, आरएसएस पर हमलावर, और ये कह दिया कि जो प्रणाली इन्होंने एस्टैब्लिश की है उसमें कई छात्रों के भविष्य के साथ दरअसल खिलवाड़ हो रहा है, छात्रों का नुकसान हो रहा है। लेकिन जो इन्होंने हलफनामा दाखिल किया है उसमें ये कह रहे हैं कि कुछ एक सेंटर्स पर ही ऐसा हुआ है, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें तो जनाब काफी बड़ा गोरख धंधा उजागर हो रहा है। लेकिन सरकार चंदेक एग्जाम्पल्स का हवाला देकर के दरअसल छात्रों को गुमराह करने का काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ दरअसल ये नाइंसाफी है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि नीट मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कुछ कहा। जनता के मुद्दों को रचनात्मक ढंग से संसद में उठाएंगे, नीट के बच्चों को न्याय मिले इसकी बात करेंगे, पेपर लीक ना हो इसकी बात करेंगे, हम बेरोजगारी की समस्या खत्म हो इसकी बात करेंगे। चलिए अब बताते हैं कि नीट मामले को लेकर के कब कब क्या क्या हुआ, क्रोनोलॉजी समझाते हैं। 5 मई 2024 जब नीट की परीक्षा कंडक्ट कराई गई, इसके बाद नतीजों के लिए जो तारीख तय की गई थी वो 14 जून थी। लेकिन जब देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी रोज नीट की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 8 जून को कोचिंग संस्थानों का एनटीए पर सवाल खड़ा किया गया। उनके द्वारा पूछा गया कि भाई ये किस तरीके का इस बार नतीजा सामने आया है और ये क्या पैटर्न रहा है। 9 जून को ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी गई। फिर 14 जून वो तारीख जब नीट मामले में सीबीआई की जांच की मांग की जाने लगी। 18 जून पेपर लीक पर एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया।
23 जून ग्रेस मार्क्स वाले 1563 बच्चों की फिर से परीक्षा हुई। 30 जून ग्रेस मार्क्स की परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था उनके फिर से एग्जाम कराए गए और उस तारीख को फिर नतीजे भी आ गए। 6 जुलाई को परीक्षा की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। 8 जुलाई 38 याचिकाओं पर अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और लगभग तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि क्या री एग्जाम की जरूरत है। कोर्ट इस संदर्भ में क्या कुछ सोचता है। कोर्ट का फैसला सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है और शिक्षा मंत्रालय भी शायद कोर्ट के ही इस फैसले पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी तक अख्तियार किए हुए है, क्योंकि अभी तक नीट की जो काउंसलिंग शुरू हो जानी थी वो काउंसलिंग को होल्ड कर दिया गया। औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया लेकिन काउंसलिंग होल्ड हो गई। तो देखिए ये क्रोनोलॉजी जो थी नीट 2024 से जुड़ी हुई, ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं और खास क्या क्या रहा, कब कब रहा, ये भी समझा रहे हैं। 5 मई नीट की परीक्षा हुई और फिर 1 महीने के अंदर 4 जून को 14 जून की बजाय नीट का रिजल्ट भी आ गया। ये वो तारीख थी जब देश में नतीजे आ रहे थे लोकसभा चुनावों के। कोचिंग संस्थानों ने बवाल खड़ना शुरू किया 8 जून को और 9 जून को फिर ग्रेस मार्क्स की जो इनकी पॉलिसी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हो गई। 14 जून नीट मामले में सीबीआई की जांच की मांग की जाने लगी और फिर 18 जून को पेपर लीक पर एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जनाब क्या कुछ किया जा रहा है। इसके बाद जो तमाम डेवलपमेंट्स रही कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के री एग्जाम कराए जाने को लेकर के प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि सारे बच्चे नहीं पहुंचे, आधे पहुंचे आधे नहीं पहुंचे। समझ में आता है वो आधे कौन से होंगे, बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। खैर अब मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से मेरे साथ गोपाल कृष्ण भी हैं, गुजरात से अरविंद शर्मा भी हैं और ये तीनों लोग इसलिए जरूरी हैं क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं बिहार जहां पर सबसे पहले नीट की धांधली की खबरें सामने आई और गुजरात का गोधरा, जहां कहा यह जा रहा है कि पटना और गोधरा यही वो 2 जगह हैं जहां पर धांधली हुई थी। तो इन दोनों से भी समझ लेंगे। आशुतोष का भी रुख करूंगी, अरविंद का भी रुख करूंगी, लेकिन पहले गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, आज सुप्रीम कोर्ट की जो ये सुनवाई है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तो ये हलफनामा दाखिल करके कह चुके हैं कि जनाब कोई जरूरत नहीं है एग्जाम कराने की, क्योंकि जो धांधली भी हुई है ना वो इक्का दुक्का जगहों पर हुई है और एक आध एग्जाम्पल्स को लेकर के पूरे नतीजों को और पूरी परीक्षा को प्रभावित करना और फिर से दोबारा से पूरी कवायद करना खासा मुश्किल भी रहेगा। और उन बच्चों के साथ जो मेहनतकश थे और अच्छे स्कोर करके सामने आए हैं उनके साथ ये नाइंसाफी हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रीति, जहां एक और याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि पूरे नीट परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए जाएं। इसमें एसआईटी जांच की मांग की गई है, इसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है और कहा जाता है कि दोबारा परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोबारा परीक्षा सुप्रीम कोर्ट कराने का आदेश देता है तो उन लाखों छात्रों के साथ बेईमानी होगी, धोखाधड़ी होगा जो ईमानदारी से जिन्होंने परीक्षा दिया है और परीक्षा को पास किया है। तो ये हलफनामा दिया गया था। दूसरी बात कही गई थी कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे भविष्य में इस तरीके की गड़बड़ी देखने को न मिले और किस तरीके का एग्जाम हो इसको लागू किया जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से कि जो इसके लेकर के कड़े कानून लागू कर दिए गए हैं, अगर कोई इस मामले में गिरफ्तार होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चौथी बातें कही गई कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है, जो सरगना है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और कहा है कि ईओई ने हलफनामा देकर कहा है कि सबसे पहले बिहार पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी। शिकायत करने के बाद 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 4 लोग ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठे हुए थे। इन सभी हलफनामों पर हो सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं से काउंटर एफिडेविट देने को कहे। ठीक है, मैं आशुतोष का रुख कर रही हूं क्योंकि बिहार से तो एक बड़ा गोरख धंधा उजागर हुआ। आशुतोष, एनटीए ने पहले तो ईओयू को सहयोग नहीं किया, ईओयू दिल्ली तक पहुंची, बार बार जो प्रश्न पत्र की प्रति है वो मांग रही थी कि ओरिजिनल प्रति हमें दे दीजिए, हमें मिलान करना है एविडेंस के साथ में, सहयोग पहले ना करना और सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ये बयान देना कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर धीरे धीरे करके पेपर लीक को लेकर के सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में भी तमाम तथ्य उजागर हुए और मल्टीपल गिरफ्तारियां हुई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये कहना कि इक्का दुक्का मामले हैं जहां पर धांधली हुई है, ऐसे में पूरी कवायद को, पूरे एग्जाम को एक बार फिर से कंडक्ट कराना तर्क
तर्क संगत नहीं होगा और छात्रों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। आप भी इसे इसी प्रकाश में देखते हैं क्या, इसी तरीके से देखते हैं क्या जिस तरीके से यहां पर एनटीए ने और शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट के समक्ष दलीलें रखी हैं? देखिए प्रीति, इस पूरे प्रकरण में दो तीन चीजें गौर करने लायक है। जहां तक आर्थिक अपराध इकाई के रिपोर्ट की बात करें, हलफनामा की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया है, उसमें नैयर हसनैन खान बतौर एडीजी इस बात का हवाला दिए हैं कि जब हम लोगों ने जांच शुरू की तो यह स्थापित हुआ है कि बिहार झारखंड में नेटवर्क काम करके क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। जिस तरह के बयानात थे उन बयानों का हवाला दिया गया है, जो व्हाट्सएप के जरिए इधर उधर क्वेश्चन पेपर किए गए हैं उन बातों का हवाला है। एक तरफ सरकार कह रही है कि पूरे देश भर में यह लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ झारखंड से बिहार में लीक किया गया, गुजरात में यह मामला गया, साथ में राजस्थान में गया। तो तीन चार प्रदेशों में जब व्हाट्सएप के जरिए, इंटरनेट के जरिए क्वेश्चन पेपर जा सकता है तो देश के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं जा सकता है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट करेगी। दूसरी तरफ जो नैयर हसनैन खान ने जो रिपोर्ट से हलफनामे में दी है उसमें उन तमाम तथ्यों का हवाला दिया गया है जो पकड़े गए आरोपियों ने स्वीकार किया है। उसने पूरे नेटवर्क का खुलासा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ। और अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक संजीव मुखिया से होते हुए, रॉकी होते हुए, नीतीश कुमार, अमित आनंद, आशुतोष कुमार से होते हुए किस तरह परीक्षार्थियों तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा, किस तरह से सॉल्वर गैंग इसमें सक्रिय हुए, तमाम क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया और किस तरह से एक नेक्सस काम किया। तो ये सारी बातें रिपोर्ट में, हलफनामा में नैयर हसनैन खान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है, एनटीए को भी दिया है। हालांकि एनटीए इसके बावजूद बचाव के मुद्रा में थी और बार बार क्वेश्चन पेपर का हवाला देते हुए आर्थिक अपराध इकाई एनटीए से क्वेश्चन पेपर की मांग कर रहा था और आर्थिक अपराध इकाई की टीम वो जले हुए प्रश्न पत्र का हवाला देकर मिलान की बात कर रहा था। इसके बावजूद जिस तरह से टाल मटोल की गई, फाइनली आर्थिक अपराध इकाई ने अपने हलफनामा में उन तमाम चीजों का उल्लेख किया है और उसी उल्लेख को आधार बनाकर सीबीआई अब इस मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाई। जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड से चिंटू सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार की और झारखंड कनेक्शन एस्टैब्लिश की, सीबीआई उसी अंदाज में झारखंड की ओर बढ़ी। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एक पत्रकार और धनबाद से अमन सिंह और अमित सिंह की गिरफ्तारी हुई और यह स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से यह पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। अब तो जो खुलासे हो रहे हैं, जो सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अमित सिंह और अमन सिंह ने जो बयान दिए हैं उसमें सीधे संजीव मुखिया और रॉकी तक तार जुड़ा हुआ है। किस तरह से यह पूरा क्वेश्चन पेपर बिहार, झारखंड से बिहार होते हुए दूसरे राज्यों तक पहुंचा, यह खुलासा सीबीआई के समक्ष आरोपियों ने किया है। तो सबसे बड़ी चुनौती अभी सीबीआई के समक्ष है कि संजीव मुखिया और रॉकी की गिरफ्तारी हो, लेकिन जो तथ्य इन्वेस्टिगेशन के दौरान आए हैं उसके आधार पे इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि जिस बात का हवाला केंद्र सरकार दे रही है कि पूरे देश भर में यह क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हुआ है, तो इसको इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट जरूर सवाल करेगी कि जब झारखंड से बिहार क्वेश्चन पेपर पहुंच सकता है, राजस्थान पहुंच सकता है, गुजरात पहुंच सकता है, तो केरल और कर्नाटक क्यों नहीं पहुंच सकता है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट का होगा और आज के जो निर्णय होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर होंगे, जो तथ्य होंगे उसके आधार पे होंगे। अपने अपने तरफ से केंद्र सरकार चाहे जो हलफनामा दे दे, एनटीए जो हलफनामा दे दे, लेकिन जो तथ्य है उसमें इतना स्पष्ट है कि झारखंड से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, झारखंड बिहार होते हुए तमाम हिस्सों में गया। अब कहां कहां गया ये जांच का विषय है, कौन कौन आरोपी है ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सोशल डिजिटल मीडियम से क्वेश्चन पेपर एक स्थान से दूसरे कह रहे हैं स्थान आप पर गया। आशुतोष, डिजिटल का जमाना है और चंद सेकंड्स में एक पेपर न सिर्फ बिहार तक पहुंच सकता है, देश के किन किन हिस्सों तक पहुंचा है उनकी कई रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी। अब एनटीए को वो रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखाई दी, या शिक्षा मंत्रालय उस पर खामोश रहते हुए या आंखों पर पट्टी चढ़ा करके हलफनामा जब कोर्ट में दाखिल कर देता और कहता है इक्का दुक्का मामले हैं जनाब, और इक्का दुक्का मामलों को उदाहरण बनाते हुए पूरे नतीजों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ये तमाम जो हलफनामे हैं इन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं अरविंद का भी रुख कर रही हूं। अरविंद, अभी आशुतोष जब हमें तमाम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बिहार की लिहाज से अपडेट साझा कर रहे थे, उन फैक्ट्स को और नामों को बताने में भी तकरीबन 2.5 मिनट का वक्त उन्होंने लिया और कई नाम गिना दिए, लेकिन एनटीए ने और शिक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में
चंद मामलों को बताते हुए कहा कि तमाम नतीजों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ पटना और गोधरा वो जगह जहां पर पेपर लीक या धांधली जैसी चीजें सामने आई हैं। लेकिन आपसे मुझे याद आ रहा है, हमने पहले भी बातचीत की थी, तो इन्वेस्टिगेशन के तार सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहे थे, राजस्थान तक भी इसकी आंच पहुंची। दिल्ली के भी कुछ मेडिकल छात्रों का जिक्र किया गया जो सिर्फ इजी मनी के चलते दूसरे बच्चों के बिहाफ पर पेपर दे रहे थे। मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर भी तमाम तथ्य उजागर हुए। महाराष्ट्र लातूर में भी इससे जुड़े हुए कुछ डेवलपमेंट्स देखी गई थी और इन्वेस्टिगेशन के तार जुड़ते नजर आए एक दूसरे के साथ में। तो सिर्फ बिहार का पटना और गुजरात का गोधरा कैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ, ये तो ज्यादा बड़ा हिस्सा है, ज्यादा बड़ा दायरा है। देखिए, गुजरात पुलिस ने जो जांच की थी और जो गिरफ्तारियां की थी, उसके अलावा CBI ने जब इस केस को अपने हैंडओवर लिया तो CBI ने एक और गिरफ्तारी की है और वो है स्कूल का मालिक दीक्षित पटेल। दीक्षित पटेल की जब कुंडली खंगाली गई तो ये बार बार दिल्ली का रुख कर रहा था। जब NTA नीट की घोषणा कर रहा था और जब वो विंडो क्लोज होनी थी, उस दौरान दीक्षित पटेल बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहा था। तो यह जांचने की कोशिश CBI की तरफ से हुई है क्या NTA की मिलीभगत थी इस केंद्र को लेकर। दूसरा, CBI की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो दूसरे राज्यों के छात्र थे, बिहार के, महाराष्ट्र के, गुजरात के या जो अन्य राज्यों के छात्रों को गुजरात में सेंटर मिला था, उनको ये सॉल्वर गैंग ने यह कहा था कि आप सभी लोग गोधरा केंद्र का चयन करें। इसके अलावा यह भी कहा था कि आपको अपनी परीक्षा गुजराती भाषा में देनी होगी। ये सब चीज़ें पिछले 2-3 महीने जब NTA ने एग्ज़ाम लिया उसके पहले इन छात्रों के साथ इन सॉल्वर गैंग की एक डील हो गई थी। और उसके बाद जब ये परीक्षा हुई और उसमें धांधली हुई और स्थानीय कलेक्टर को जब शिकायत मिली तो उन्होंने पूरे केंद्र पर छापेमारी की और सबूतों के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया। जब CBI ने जांच का दायरा बढ़ाया तो उन छात्रों से भी पूछताछ की गई है, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ की गई है, कई जगह पर सर्च ऑपरेशन किया है। और सूत्र बताते हैं कि CBI को इस घोटाले के तार कई और जगहों से जुड़े होने की जानकारी मिली है, लेकिन CBI की तरफ से अभी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ये कोर्ट में शायद आज पेश की जाएगी और इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं गोधरा भी घोटाले का एक केंद्र रहा है। गुजरात पुलिस ने जो शुरुआती जांच की थी और गुजरात पुलिस ने कहा था कि इस मामले में अब और कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, लेकिन बावजूद भी राज्य सरकार ने इस मामले को CBI को सौंपा और CBI ने जब जांच की है तो जो केंद्र का संचालक है उसको भी गिरफ्तार किया है। तमाम छात्रों से पूछताछ की है, उनके अभिभावकों से पूछताछ की है, क्या कुछ लेन देन हुआ, किसके माध्यम से हुआ, इन तमाम चीज़ों की जानकारियां जुटाई हैं और तमाम जो आरोपी हैं वो अभी फ़िलहाल जुडिशियल कस्टडी में है CBI की। अब आज जब कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी तब ये पता चलेगा तो अदालत के पटल पर ये एजेंसीज क्या कुछ जानकारी साझा करती हैं, इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। गोपाल का रुख करते हुए, गोपाल बहुत छोटे में बताएं, अदालत में कितनी देर में मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या एग्जाम को रिकंडक्ट कराए जाने को लेकर कोर्ट कुछ कह सकता है, छोटे में, संक्षेप में? जी बिल्कुल प्रीति, 1 बजे के बाद आने की उम्मीद है केस की, क्योंकि 31 नंबर पर लगा हुआ चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। और जहां तक दोबारा परीक्षा कराने के सवाल है तो सबसे पहले केंद्र सरकार नीट और NTA और बिहार सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है उस हलफनामे पर जवाबी हलफनामा देने के लिए याचिकाकर्ताओं को समय दिया जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट का कोई फैसला आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें आप। और आशुतोष और अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कि अदालत इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी।